सभी का स्टडी बुक पेज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर ये जियोग्राफी का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं और सारी क्लासेज जियोग्राफी की कंप्लीट करवा दी जाएंगी जल्दी से जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके प्रीवियस ईयर मल्टीपल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं। यहाँ तक कि IAS में आए हुए क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसका रिवीजन बढ़िया तरीके से करते हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पर जो है आपके भारत की तट रेखा से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो ऐसा कौन सा तट है जहाँ से आपका भारत का समुद्र तल, जो औसत समुद्र तल हर जगह का नापा जाता है कि यहाँ की ऊंचाई औसत समुद्र तल से कितनी ऊंची है। जैसे विभिन्न जगहों पर नापा जाता है कि इसकी ऊंचाई इतनी है, तो ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है। एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, या कंचनजंगा की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो इस तरीके की जो माप की जाती है तो उसके लिए भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है। तो चेन्नई से नापा जाता है। मतलब जो चेन्नई आपका एरिया है, चेन्नई आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका तमिलनाडु है, इधर चेन्नई पड़ेगा। तो यहाँ से ही पूरे भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है। तो भारत के जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है वो तट से 12 समुद्री मील तक है और यहाँ पर भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब सब कुछ कर सकता है भारत 12 समुद्री मील तक। किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। जो प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है उसे ही क्षेत्रीय सागर कहते हैं। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। जैसे आप ये समझ सकते हैं, ये आपका आधार रेखा यहाँ पर है एक प्रादेशिक जल सीमा की, वहाँ से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा है। कहने का मतलब ये है। तो ये 12 समुद्री मील तक होता है और यहाँ पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है भारत को। मतलब इधर भी और इधर भी 12 समुद्री मील तक और इधर भी 12 समुद्री मील तक। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो 7500 किलोमीटर है और अगर आप इसे नापेंगे तो 7516 आएगा टोटल। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 7516 किलोमीटर लंबी है तटरेखा भारत की। यहाँ से स्थल चालू हो जाता है भाई, ये गुजरात का क्षेत्र है, ये आपका उड़ीसा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से अगर आप पूरा नापेंगे तो 7516 किलोमीटर का क्षेत्र है आपका तटरेखा का। भारत की तटरेखा है तो भारत की तटरेखा कितनी है भाई, 7516 किलोमीटर है। यहाँ पर 6200 6100 फलाना ढिमकाना दे रखा है, सब गलत है। ठीक, 7516 ही होगा। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तटरेखा आपके गुजरात की है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूरा डिटेल में आपको समझा ही देते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। भाई ये आपका गुजरात से स्टार्ट होता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर केरल है, कर्नाटक है, ठीक, इधर तमिलनाडु हो जाता है और उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो टोटल 9 राज्य हैं फिलहाल, और 9 राज्य हैं और साथ में 4 केंद्र शासित प्रदेश भी आपके तट पर स्थित हैं। तो कभी क्वेश्चन में आ जाता है या फिर ऐसा कथन निष्कर्ष टाइप का बना देता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ एडिशनल चीज़ें भी आपको पता चलती हैं भाई, क्वेश्चन आंसर करते हैं तो एडिशनल चीज़ें भी पता चलेंगी। यहाँ पता चल गया आपको कि 4 केंद्र शासित प्रदेश भी आपके तटरेखा पर स्थित हैं। तो चलिए देखिए कि गुजरात की तटरेखा 1214 किलोमीटर की है, महाराष्ट्र 652, आंध्र प्रदेश 973, केरल 569। तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, वहीं आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो इसमें क्या ही बताना, 1214 किलोमीटर का आपका गुजरात का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा तटरेखा किसके पास है भाई, गुजरात के पास है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। तो 9 राज्य लगे हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी लगे हैं। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात के पास है। टोटल अगर तटरेखा कितनी है भारत के पास, तो 7516 किलोमीटर की तटरेखा है। तो ये आप समझ सकते हैं, ऐसे पढ़ना, UPRO और प्री में आ चुका है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर किसे कहा जाता था, ये IAS प्री में आया क्वेश्चन है। तो रत्नाकर आपके हिंद महासागर को कहा जाता था। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक तटीय पर्दन होता है। तो सबसे ज़्यादा तटीय पर्दन कहाँ होता है, किससे होता है भाई, भारत में जो समुद्र तट हैं, जैसे चेन्नई के पास है, तमिलनाडु के पास है, आंध्र प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है,
महाराष्ट्र के पास है, तो उनका तटीय प्रदन कौन सबसे ज़्यादा करता है? तो सबसे ज़्यादा तटीय प्रदन आपका लहरों से होता आपका ज्वार भाटा से भी, सुनामी लहरों से भी होता है, धाराओं से भी होता है, और मानो तो खैर करता ही है। मानो के बारे में आपको क्या ही बताना है, जितने बुरे काम हैं वो आपका मानो करता है। तो लहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा तटीय प्रदन होता है। पर पूर्वी और पश्चिमी घाट के ऊपर जो प्रश्न उत्तर बनते हैं भाई, मल्टीपल एग्जाम में आए हैं, वो करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए बोल दिया, तो विचार करेंगे हम। जंजीरा है, कन्नौर है, नागरकोइल है, सिंधुदुर्ग है। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? भाई उत्तर से दक्षिण तो पता ही है आपको, ये उत्तर है और इधर चलेंगे तो दक्षिण हो जाएगा बस। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलना है आपको। अब जंजीरा महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र मान लीजिए कि इस जगह है। तो चलिए चित्र बढ़िया बना देते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये भारत है, ठीक, भारत है आपका, मान लीजिए, क्योंकि हमारा आर्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका महाराष्ट्र है, तो जंजीरा आपका महाराष्ट्र में है। वहीं अगर कन्नूर की बात करें तो कन्नूर आपका केरल में है, तो केरल आपका यहाँ है, ठीक। नागरकोइल की बात करें तो तमिलनाडु में पड़ता है ये। सिंधुदुर्ग भी आपका महाराष्ट्र में ही पड़ता है, तो जंजीरा और सिंधुदुर्ग तो आपका महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो ये मान के चलिए कि नागरकोइल तो तमिलनाडु में है ना, तो नागरकोइल एकदम लास्ट में पड़ेगा, ठीक। 3 आपका लास्ट में आएगा, इतना मान के चलिए। और 3 के जस्ट पहले आपका क्या आएगा? 2 आएगा, तो 2 और 3 लास्ट में आएगा, ये आप देख के चलिए। 2 3 लास्ट में डी में है, डी लगा दीजिए। देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। अगर आपको 2 चीज़ें सेम मिल रही, भाई महाराष्ट्र में आपको नहीं पता है कि जंजीरा और सिंधुदुर्ग पास ही पास हैं, आगे पीछे हैं, ऊपर नीचे हैं, इतना तो लोकेशन आपने नहीं किया है, लेकिन आपको स्टेट वाला तो पता है कि हाँ भाई महाराष्ट्र पहले पड़ जाता है, केरल उसके बाद, तमिलनाडु उसके बाद, तो आप लगा सकते हैं डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें एलिमिनेशन मेथड ही, जो आपका जियोग्राफी का सेक्शन होता है उसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत बढ़िया काम करता है। अब यहाँ देखिए आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, मतलब डेनमार्क में रहने वाले मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण ये है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, ठीक, मतलब वहाँ पर चौकी हुआ करती थी। यहाँ अनूठा नगर है, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। तो ऐसा कहाँ है? तमिलनाडु के तट पर है, ठीक। तमिलनाडु के तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनवाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट तो आपको पता है भाई, ये आपका क्या है? ये आपका पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है। तो जंजीरा आपका कहाँ पड़ता है? जंजीरा आपको पता है कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र इधर पड़ता है, जाहिर सी बात है। उडुपी कर्नाटक में पड़ता है, तो ये भी आपका पश्चिमी तट हो जाएगा। ओरोविलो आपका कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु और पुदुचेरी के बॉर्डर पे पड़ता है, जो कि आपके पूर्वी तट पे है। तुतीकोरिन भी आपका पूर्वी तट पे पड़ेगा, क्योंकि ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। तो जंजीरा और उडुपी जो हैं ये आपके पश्चिमी तट पर स्थित हैं। बाकी दोनों ओरोविलो और तुतीकोरिन तमिलनाडु में पड़ते हैं, तो वो पूर्वी तट के हो जाएंगे। तो जंजीरा उडुपी आप लगा दीजिए आंसर। इसमें क्या ही दिक्कत है भाई, जंजीरा उडुपी 1 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है, सोचिए 1 को सोचिए 2 से मिलान करना है। सागर पुलिन है राज्य। देखिए कुछ चीज़ें आपकी जियोग्राफी में रटने वाली ही होती हैं, तो रटना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है, बिना रटे तो कल्याण होगा नहीं। और जो भी चीज़ें हैं स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ सब चीज़ मिलेगा, ठीक। PDF वगैरह घटना चक्र की मिल जाएगी। अब देखिए दीघा जो कि आपका कहाँ पड़ता है? दीघा आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो आपका A का दूसरा हो जाएगा। गोपालपुर कहाँ पड़ता है? गोपालपुर आपका उड़ीसा में पड़ता है, ओडिशा। मरीना की बात करें तो मरीना आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कलांगुट जो है वो आपका गोवा में पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं जो भी सागर पुलिन और राज्य हैं, तो हमने मिलान कर दिया है। तो दीघा का क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। A का दूसरा हो जाएगा और B का तीसरा। तो A का दूसरा B का तीसरा देखो, बस सिर्फ B में है तो B ही लगा दो। ज़्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप 1 से 2 को मिलान कर देते हैं, तो तीसरा चौथा अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको लास्ट का आता है, तो लास्ट का पहले मिलान कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए और बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।
तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? भाई जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, तो इसके तट का क्या नाम है? तो इसके तट का नाम आपका कोरोमंडल तट है। और वहीं आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र होता है उसे कोंकण तट भी कहा जाता है। ये मान के चलिए जो आपका पूर्वी घाट है उसे आप कोरोमंडल तट कहते हैं और पश्चिमी घाट को कोंकण तट कहा जाता है। तो ये कोंकण तट है और ये आपका क्या है? कोरोमंडल तट है। अब देखिए मालाबार तट क्या है? तो मालाबार आपका केरल वाला जो क्षेत्र होता है, केरल का जो तट है उसे मालाबार तट की संज्ञा दी जाती है। वहीं उत्तरी सरकार की बात करें तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच जो तट रेखा है उसको हम उत्तरी सरकार तट रेखा कहते हैं। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो भाई तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। मालाबार केरल वाला है, ठीक याद रखना, ये मैं बता देता हूँ। जो मालाबार तट है केरल तट रेखा को कहते हैं। कोंकण तट रेखा स्पेशली जो आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक और गुजरात का क्षेत्र है उसे कहा जाता है। उत्तरी सरकार आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच तट रेखा है और कोरोमंडल आपका तमिलनाडु तट रेखा को कहा जाता है। और इसी तरीके से जो पूरा आपका पूर्वी घाट है उसको एक हिसाब से कोरोमंडल तट कहा जाता है। और वहीं अगर पूरा पश्चिमी घाट देखें तो कोंकण तट कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन के मध्य स्थित है? तो भाई जो कृष्णा डेल्टा आपको पता है, कृष्णा डेल्टा कहाँ बनता है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र होता है, वहीं बनता है। और उसके बाद केप केमोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ये जो क्षेत्र है आपका कोरोमंडल तट है, बस ये लगा दीजिए। मालाबार तट मैंने बता ही दिया, उत्तरी सरकार तट बता ही दिया। केप केमोरिन को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहीं पर स्थित है, ये भी याद रखना। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है तो वो कोंकण तट है भाई, बस सिंपल सी बात है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये आपका कोंकण तट है, ये आपका कोरोमंडल तट है। देखिए क्वेश्चन आंसर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रिवीजन आपका उतना बढ़िया होगा। और जब रिवीजन आपका बढ़िया होगा ना तो फिर सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इनका कहने का मतलब इतना है कि भैया जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, बहुत संकीर्ण है। तो ये आपका बहुत संकीर्ण है पश्चिमी तटीय मैदान। और इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग मतलब ये जो आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र है, ये आपका कोंकण तट कहलाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात वाला क्षेत्र। वहीं अगर बात करें जो आपका दक्षिणी भाग है वो मालाबार तट, मतलब केरल वाला जो पार्ट है उसे मालाबार तट कहते हैं। वहीं उड़ीसा आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे आप उत्तरी सरकार तट कहेंगे। और जो आपका नीचे वाला क्षेत्र है उसे आप क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट। बस इतनी सारी बात है और कोई ज़्यादा खास बात है नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर, जिसे सैडल पीक कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है इसे पल्याड़ भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और सैडल पीक तो कहा ही जाता है। तो सैडल पीक किस पे स्थित है? क्योंकि अंडमान निकोबार भी कई पार्ट में डिवाइड है भाई। आपका जो है ये आपका उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, फिर दक्षिणी अंडमान है। तो उत्तरी अंडमान पे आपका पड़ता है सैडल पीक, तो ये आप याद रखेंगे। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 732 मीटर की ऊंचाई है और ये अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है, इसे पल्याड़ भी कहते हैं। 732 मीटर की ऊंचाई है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अंडमान व निकोबार जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, ठीक। बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह नहीं है। अरब सागर में द्वीप समूह नहीं है, अरब सागर आपका इधर पड़ता है, ठीक, किधर? पश्चिमी घाट की तरफ। हिंद महासागर में 2 द्वीप, ये भी गलत है। तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी, मतलब कितने द्वीप हैं ये आपको बताना है। तो अगर द्वीपों की बात करें तो 836 द्वीप समूह हैं और लगभग 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह पे हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 836, जो कि इसमें नहीं है। तो ये आपका डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन हो जाएगा। बस अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है?
कहने का मतलब ये हिंदी में दे रखा है 10 डिग्री चैनल द्वारा किसे अलग किया जाता है। तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। 10 डिग्री चैनल समझते होंगे आप लोग, जैसे आपका भारत है, हमारा प्यारा भारत है, और ये आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री जिसे कहते हैं। तो जैसे जैसे आप चलते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 23.5 डिग्री यहाँ पे आता है कर्क रेखा। तो जब 10 डिग्री यहाँ कहीं आता है और ये अंडमान है, ये निकोबार है, तो इसको अलग कर देता है, बस इतनी सी बात है। तो 10 डिग्री का मतलब आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है? तो मैंने पहले ही बता दिया भाई, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्या है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो सही बात है, ये आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र पे स्थित है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें क्या ही गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। अब क्या है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो कि गलत है भाई। ग्रेट निकोबार के 500 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, इतना आप समझ सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। देखिए पिछली बार उद्गार की बात करें तो 2005 और 6 में इसमें उद्गार हुआ था, ठीक। और 1787 से इसमें जो है पता चल रहा है कि भैया ज्वालामुखी बन रहा है, फूट रहा है। तो एक ही सही है, तो एक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बैरन द्वीप अवस्थित है, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गेम खेला गया है। इसमें आपको अंडमान निकोबार नहीं दिया गया है, इसमें पूछ लिया कि बंगाल की खाड़ी में है कि अरब सागर में है कि चीन सागर में है कि भूमध्य सागर में। तो भाई आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, तो ए लगा दीजिए बस। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ये आपका बैरन ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये आपका बैरन द्वीप है, डी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो ये आपका पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में, आपको पता ही है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। तो ये जो आपका द्वीप है, कौन सा, श्रीहरिकोटा द्वीप, ये आपका पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। राम सेतु शुरू होता है तो धनुषकोडी से शुरू होता है, तमिलनाडु से राम सेतु स्टार्ट हो जाता है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो जो ग्रेट निकोबार है उसके सबसे अगर निकट की बात करें तो कौन है भाई? तो आपका सुमात्रा है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपका है, तो ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में पड़ता है, फिर आपका सुमात्रा इधर इंडोनेशिया वाला क्षेत्र पड़ जाता है। तो फिर समझ सकते हैं जो सुमात्रा के सबसे नज़दीक है आपका ग्रेट निकोबार। अरब सागर के द्वीप समूह की बात करें तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है, ठीक। लक्षद्वीप आपका कहाँ स्थित है? ये लक्षद्वीप है और ये आपका अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक। और ये आपका हिंद महासागर है, ये आप समझ सकते हैं। तो अरब सागर में आपका लक्षद्वीप स्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत जान भी लेते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220-440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप क्या हैं? प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और जो कावारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट और एंडरॉथ है। जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है वो एंड्रोट है और एंडरॉथ है, ये याद रखिएगा। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। प्रवाल द्वीप होते हैं जो प्रवाल भित्तियाँ बनाती हैं अपनी छोटी छोटी करके के, जो अपना पूरा चट्टान बना देती हैं और मर जाती हैं। उसी तरीके से धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर नुमा आकृति हो जाती है। ये आपको समझा देंगे स्पेशल वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप आपका प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिमी भारत में अवस्थित है।
अब दक्षिण पश्चिमी भारत क्यों कहा गया है भाई, लक्षद्वीप यहाँ स्थित है। आप देख सकते हैं इधर ऐसे खींचेंगे तो कभी भी कोई डाउट हो तो ऐसे आपको बना लेना है। ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। तो ये आपका दक्षिण है, पश्चिम है, तो दक्षिणी पश्चिमी भारत हो गया। ठीक, ये आप समझ सकते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, टोटल आपके 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल भित्तियों से बना है, प्रवाल उत्पत्ति से बना है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल द्वीप्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन, महाराष्ट्र, कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी बन सकता है कि भाई जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो क्या लक्षद्वीप में ही पाई जाती हैं या वहीं पर ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्रवाल भित्तियों की चट्टानें पाई जाती हैं, मन्नार की खाड़ी में भी, और लक्षद्वीप तो है ही खैर, मालवन महाराष्ट्र में भी और कच्छ की खाड़ी में भी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाते हैं, कच्छ की खाड़ी में देखिए आ गया, लक्षद्वीप में निकाय तो है ही, और वहीं अगर बात करें केम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के 100 दूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, मतलब सटा हुआ नहीं है, थोड़ा दूर है, कहने का मतलब ये है, तो मिनिकाय है। ठीक, लक्षद्वीप के एकदम दक्षिण में पड़ता है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो ये आपका रामेश्वरम, रामेश्वरम जो आपका द्वीप है भारत श्रीलंका के मध्य है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है। ठीक, मुंबई कहाँ पर स्थित है, एक द्वीप है उसी पे स्थित है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है, मतलब जनसंख्या यहाँ ज़्यादा निवास करती है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो सॉल्सेट। सॉल्सेट क्यों, क्योंकि सॉल्सेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है। कहने का मतलब ये सॉल्सेट द्वीप पर सबसे ज़्यादा आदमी रहते हैं, इंसान रहते हैं, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा इंसान रहते हैं। अब यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। द्वीप दे रखे हैं और स्थिति दे रखी है, तो मिलान करिए भाई, क्या दिक्कत है। वयंत सयोधर कहाँ पे पड़ता है, वयंत सयोधर द्वीप जो है वो आपका कच्छ की खाड़ी पे पड़ता है। ठीक, और पिरम द्वीप जो आपका पड़ता है ये आपका खंभात की खाड़ी में पड़ता है, तो बी का चौथा हो जाएगा। द्वारका आपको पता ही है, इसमें क्या ही बताना है। द्वारका आपका कहाँ पे पड़ेगा, अरब सागर में पड़ेगा। ठीक, द्वारका गुजरात में पड़ता है ना। द्वारका को ही जो है द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस कहते हैं। आपके नासा वाले इसमें मूवी भी बनी है, उनका मानना है कि ये एलियन की नगरी थी, लेकिन हम लोग मानते हैं कि भाई ये श्री कृष्ण भगवान की नगरी थी। दीव आपका क्या है, काठियावाड़ तट। बस इतना आप समझ सकते हैं। तो ए का तीसरा हो जाएगा और बी का चौथा, तो 2 से ही मिल जाएगा, 2 से ही मिल गया, 1 से ही मिल गया बी। समझिए बात को। कोरी क्रिक निवेशिका स्थित है, तो कच्छ के रन में स्थित है कोरी क्रिक निवेशिका। और ये आप देख सकते हैं एक ज्वारीय क्रिक है, और कोरी क्रिक निवेशिका एक ज्वारीय क्रिक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण भी करती है। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य ही होगा, जाहिर सी बात है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रिक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। यहाँ पर भारत के राज्यों के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। देखिए लातूर किस प्रांत में है, तो लातूर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और भारत में है, और यह कहाँ पे है भारत में, तो महाराष्ट्र का एक अंग है। यहाँ बहुत सूखा पड़ता रहता है, सिंपल सी बात है। और ये उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, ये भी याद रखना महाराष्ट्र का। पाट अंचल अवस्थित है, तो पाट अंचल आपका झारखंड में अवस्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। झुमरी तलैया तो आपने सुना ही है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका झारखंड में स्थित है झुमरी तलैया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो भारत का जो कोहिनूर कहा जाता है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की कोलूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है।
मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो पर्वतीय है। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण मतलब वीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते क्या हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखिए जो मणिपुर है वहाँ पर जो आपके ताल तलैया होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो बांस होते हैं उनको बांध करके और उसी के ऊपर घर बना लेते हैं लोग, झोपड़ी टाइप का, और उसी में रहते हैं और वो तैरा करता है, तो उसे कहते हैं फूमडी, फूमडी कहा जाता है। और ये लोकटक झील में ज़्यादातर पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु या बेंगलोर शहर स्थित है। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो कहाँ स्थित है भाई? तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। देखिए औरंगाबाद आपका क्या है? औरंगाबाद महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ये तो सही मिलान है ही नहीं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश दे रखा है। पालनपुर आपका गुजरात से है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। हुबली आपका कर्नाटक से संबंधित है। गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। गुंटूर के ऊपर मूवी भी बनी है, बढ़िया सी देख लीजिएगा, तो साउथ की मूवी है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है भाई। तो देखिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान पाया जाएगा। झारखंड में छोटा नागपुर पठार पाया जाएगा। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश जिसे विदर्भ कहते हैं मिलता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में मलनाड नहीं मिलता है। मलनाड क्षेत्र जो है वो आपका कर्नाटक का है। कहाँ का क्षेत्र है? ये कर्नाटक का क्षेत्र है, याद रखिएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो अम्बाला आपका बहुत दूर पड़ जाता है, चंडीगढ़ साइड, तो वो तो पड़ेगा नहीं। खुर्जा आपका जो है हरियाणा का क्षेत्र है, ये पड़ता है। करनाल भी पड़ता है, रोहतक भी पड़ता है। 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका नहीं होगा फिलहाल, तो 2, 3, 4 आपका डी में है, तो डी ही राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इससे डिस्प्यूटेबल माना गया है। देखते हैं क्या मामला है कि प्रश्नकाल के दौरान जब इसमें प्रश्न किया गया था उस समय की बात करें तो उस हिसाब से सभी विकल्प गलत हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिले उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ है, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, ये सब शामिल हैं। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आता है और बुलंदशहर जो है वो भी आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। तो अम्बाला फिलहाल अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। हरियाणा के अम्बाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाने की योजना है। वर्तमान स्थिति में देखें तो डी आपका सही होगा, मतलब वर्तमान स्थिति में। जब ये 2011 में आया उस समय ऐसा कुछ नहीं था। फिलहाल अभी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो हरियाणा के भाग भाई सम्मिलित हैं, रोहतक, करनाल सब सम्मिलित हैं। पंजाब का नहीं सम्मिलित है, राजस्थान का भी सम्मिलित है और उत्तर प्रदेश का भी। बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे, भाई पश्चिम से पूर्व जा रहा है, पश्चिम आपका क्या है? ये आपका है पश्चिम, ये है पूर्व, इधर की तरफ जा रहा है। तो यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का सही क्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। फिलहाल ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर आपका राजस्थान में पड़ता है, अलीगढ़ यूपी में पड़ेगा, दरभंगा, फिर नौगांव, ठीक, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप देख भी सकते हैं। बीकानेर राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान पश्चिम में पड़ेगा, फिर अलीगढ़, दरभंगा आपका बिहार में पड़ता है, नौगांव असम में पड़ता है। अब ये देखिए, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है और जम्मू कश्मीर के एक हिस्से के खाका मानचित्र ABCD दे रखे हैं, इन्हें चिन्हित करना है। IAS के प्री में आए हुए क्वेश्चन है, ये आप समझ सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं आपका बारामूला पड़ेगा। बारामूला के जस्ट आप इधर देखेंगे तो श्रीनगर पड़ता है। श्रीनगर के जस्ट नीचे आपका अनंतनाग और अनंतनाग के जस्ट इधर पड़ेगा आपका कारगिल। तो ये जब आप मैप सही से पढ़ेंगे, जब हम जियोग्राफी की बढ़िया एनिमेशन वाली क्लासेज लेंगे तो उसमें मैप को सही तरीके से पढ़ाएंगे, बढ़िया तरीके से। अभी आप ये देख सकते हैं बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, कारगिल। कारगिल आपका इधर पड़ता है। निम्न वाक्यों में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, एकदम सही बात है।
भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, गलत बात है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर, ये गलत बात है, एकदम सटा है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये भी गलत बात है। तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अब यहाँ आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद आपका उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बाद आपका आंध्र प्रदेश होगा और उसके बाद में बिहार होगा। तो 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो उत्तर प्रदेश आपके चौथे स्थान पे है। पहले आपका 5वें स्थान पे था जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, लेकिन अभी चौथे स्थान पे है। ये आप देख सकते हैं राजस्थान है, ठीक, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे तो दूसरे स्थान पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो तीसरे स्थान पे है। तो भाई उत्तर प्रदेश तो पहले स्थान पे है जनसंख्या की दृष्टि से, इससे इनकार ही नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखोगे तो आपका दूसरे स्थान पे आता है, ठीक। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है और फिर तीसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपका महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। तो कौन कौन से राज्य हैं भाई, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। अब यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है एरिया कम होगा। उत्तराखंड का भी एरिया कम होगा छत्तीसगढ़, झारखंड से। तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं कि भाई पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटकर बना है, ये भी बात है। तो ये तो आपका नहीं होगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है तो छोटा होगा। मतलब ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। फिर झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ फिर लास्ट में दे दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एरिया काफ़ी बड़ा है, झारखंड से भी बड़ा है, तो बी भी नहीं होगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का एरिया काफ़ी बड़ा है, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और ये भी एलिमिनेशन मेथड से आप हटा सकते थे क्योंकि एचपी पहले दे दिया गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो भौगोलिक क्षेत्र का घटते क्रम में अगर व्यवस्था करेंगे भैया तो सिंपल सी बात आप समझिए कि महाराष्ट्र आपका क्या है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आता है, राजस्थान पहले नंबर पे आता है, ये तीसरे नंबर पे आता है। फिर तमिलनाडु, कर्नाटक छोड़ दो, इन्हीं दोनों को पहले सजा लो आप, क्योंकि इसने कहा कि भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में, तो पहले नंबर पे राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो 1, 3 तो पक्का है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा बस। उसके बाद में आपका कर्नाटक होगा, फिर तमिलनाडु छोटा पड़ता है कर्नाटक से, ठीक। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो उत्तराखंड सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो बड़े हैं, ऐसे ही आप समझ सकते हैं। यहाँ एरिया आप देख भी सकते हैं 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है और ये 3,08,000, 3,42,000, ठीक। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो भाई जनसंख्या में आपका तीसरा है बिहार, ठीक, और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां स्थान हो गया, पहले था 12वां। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का पुनः 12वां स्थान हो गया है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, तो पंजाब तो नहीं है, तो जहां एक दे रखा है हटा दो। राजस्थान भी है, राजस्थान से आगरा मथुरा वाला क्षेत्र लगता है। छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, तो 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो ये आपका 7। असम कुल मिलाकर 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है,
तो देखिए महाराष्ट्र के साथ है, उड़ीसा के साथ भी है और आंध्र प्रदेश के साथ भी है। बिहार के साथ नहीं है, क्योंकि बिहार के साथ सीमा छत्तीसगढ़ की लगे उससे पहले ही आपका झारखंड आ जाता है और उसके बाद बिहार आता है। समझिए बात को। निम्न राज्यों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो मैंने बताया था कि चेन्नई से ये समुद्र तल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई ली जाती है किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो किसी स्टेट की हो, किसी राज्य की हो, किसी शहर की हो, या किसी चोटी की हो, किसी पर्वत की हो। तो चेन्नई का जो समुद्र तल है वहीं से औसत ऊंचाई का अनुमान लगाया जाता है। तो माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है, आपको बताना है। बेंगलुरु की, दिल्ली की, जोधपुर, नागपुर। तो जाहिर सी बात है बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है और एक पठारी क्षेत्र है और ऊंचा क्षेत्र है। ठीक, तो जितने भी पठारी क्षेत्र हैं दक्षिण भारत के वो ऊंचे पे स्थित हैं, तो बेंगलुरु ही हो जाएगा। ये आप देख भी सकते हैं। बेंगलुरु 910 मीटर है, दिल्ली जो है आपका 218 मीटर है, जोधपुर 250 मीटर, नागपुर 312 मीटर। आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु कर्नाटक जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ जाते हैं ऊंचाई वाला क्षेत्र चालू हो जाता है। वहीं नागपुर भी आप देख सकते हैं, ये आपका 312 मीटर आपका नागपुर का दिखा रहा है, दिल्ली 218 मीटर है। निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही हैं? कहने का मतलब जो मरुस्थल क्षेत्र है उसके लिए सही है। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। जाहिर सी बात है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। भारत के लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, विभिन्न देशों में फैले हुए हैं और जनसंख्या के मामले में भारत तो नंबर 1 है ही। तो ये आपका पहला सही है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, ये भी सही है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, ये भी सही है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, ये भी सही है। डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। तो ऐसा आपको बताना कि ऐसी विशेषता कहाँ पे है। ये वही वाला क्वेश्चन हो जाता है कि बहुत सारी क्वालिटी आपको बता दी जाएंगी और फिर पूछा जाएगा बताओ इन सारे लड़कों में, इन सारे फ्रेंड सर्किल में ऐसा कौन है। तो वही वाला सिस्टम है। तो आपको भी बताना है ऐसा राज्य कौन सा है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणागर्त है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, क्योंकि राजस्थान जहाँ पड़ता है उसी अक्षांश रेखा पर स्थित है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मतलब 7 सिस्टर कहा जाता है जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, और 7 राज्यों को मिला करके 7 सिस्टर कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल इसका नहीं है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, ठीक, असम है। तो ये सब आपके 7 सिस्टर में आते हैं, 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो कर्नूल बना। मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया कि भाई जो बना देते हैं, और उसकी राजधानी कर्नूल बनी थी। और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बन गई थी। मतलब 1 नवंबर 1956 को फिर इसकी राजधानी हैदराबाद बन गई, जब इसमें तेलंगाना को शामिल कर दिया गया था। सबसे पहले फिलहाल कर्नूल बनी थी। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं? तो सबसे अधिक ज़िलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। और वहीं तमिलनाडु में 38 हैं, महाराष्ट्र में 36 हैं, मध्य प्रदेश में 52 हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये आपका कच्छ का जिला सबसे बड़ा है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र जिला आपका यूपी में पड़ता है, और यूपी का जो ये जिला है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सोनभद्र का जिला बिहार को भी स्पर्श करता है, ठीक, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 4 राज्यों को स्पर्श करता है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? ये आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक जो है आपका ये सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमावर्ती है, और तमिलनाडु और केरल तो बहुत कम राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं।
निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, ये आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये आपके जो है तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं। मान लीजिए तेलंगाना है तो इधर आपका छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, इधर महाराष्ट्र पड़ गया, इधर कर्नाटक पड़ गया, इधर आंध्रा पड़ गया। तो ये मामला है। अब यहाँ आपको क्या है, सुमेलित करना है। राज्य की राजधानी दे रखी है तो सुमेल नहीं है, ये आपको बताना है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, एकदम सही बात है। नागालैंड की कोहिमा है। और वहीं अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। मणिपुर की आइजोल नहीं है, मणिपुर की राजधानी जो है वो आपकी इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल होती है। तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वैसे अब ये राजधानी के ऊपर इतने बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आंसर नहीं किए जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ठीक भी है, याद रखिए। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो ईटानगर आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। भारत के 29वें राज्य की राजधानी पूछ लिया गया। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। 2 जून 2014 को इसका जन्म होता है, मतलब आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया जाता है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ए राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? असम का दिसपुर होता है, गलत है। ठीक, शिलांग ले रखा है तो शिलांग आपका मेघालय का होता है, मेघालय का शिलांग होगा। कोहिमा नहीं होगा, कोहिमा आपका नागालैंड का होता है। मिजोरम का आइजोल होता है, सही बात है। नागालैंड का कोहिमा होता है। गुवाहाटी नहीं होता है। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं। गुवाहाटी असम में ही स्थित एक जगह है, एक शहर है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? चंडीगढ़ एक राजधानी है, भुवनेश्वर भी राजधानी है, गांधीनगर भी राजधानी है भाई। ये उड़ीसा, ये गुजरात, और ये आपका जो है हरियाणा और पंजाब। बेंगलुरु एक शहर है और ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। सी ही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आपको मिलान करना है, राज्य हैं और राजधानी है, तो मिलान करिए। देखिए असम की राजधानी दिसपुर है, तो आप तीसरा लगा देंगे। नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मेघालय शिलांग है। तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा। तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आपको मिलान ही करना है, तो असम का दिसपुर हो जाएगा, गुजरात का गांधीनगर, मिजोरम का आइजोल हो जाएगा, मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। तो ए का तीसरा हो जाएगा और बी का चौथा हो जाएगा। तो 3, 4 आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? उत्तर प्रदेश छूता है 8 राज्यों को। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। टोटल 9। केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल करोगे तो 9 है, नहीं 8 है। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान से भी छूती है, गुजरात से भी, महाराष्ट्र से भी, झारखंड से नहीं छूती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। बीच में छत्तीसगढ़ आ जाता है। अब देख सकते हैं मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान से छूती है। झारखंड की सीमा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश को छूती है। एनिमेशन वाली जियोग्राफी की क्लासेस लेकर आएंगे तो बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, चैनल को आगे बढ़ाएंगे, उतना बढ़िया कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।